गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको पता है कि कल इंटरमीडिएट की फिजिक्स में हमने आपको कूलाम के नियम तक की बात बता दी थी। आज उसके आगे चर्चा की जा रही है। तो आपको बताया गया था कूलाम का नियम, और ये किसमें बताया गया था? कूलाम का नियम स्थिर वैद्युतिकी में बताया गया था। कूलाम का नियम किसमें बताया गया था? स्थिर वैद्युतिकी में। स्थिर वैद्युतिकी क्यों कहा गया फिजिक्स के इस पार्ट को? स्थिर वैद्युतिकी इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो भी वैद्युत परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो वैद्युत परिघटनाएं स्थिर आवेश के स्थिर होने के कारण होती हैं, इसलिए इसको स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। जैसे आपने क्या किया था कि सूखे बाल पर कंघे को रगड़ा था, आवेशित हो गया था, लेकिन वह आवेश इस मात्रा में नहीं था कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके या उसका उपयोग किन्हीं अन्य कार्यों में किया जा सके, इसलिए इसको स्थिर वैद्युतिकी कहा गया। तो क्या हुआ कि स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम का नियम क्या था कि अगर दो आवेश हैं ये और इनकी मात्राएं हैं Q1 और Q2 और इनके मध्य की जो दूरी है वो स्मॉल r है, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और बटे r स्क्वायर। ये क्या चीज था? न्यूटन था। आपने कल इसको देखा था। बल है, बल का मात्रा न्यूटन हुआ। अब बात आती है कि जो ये इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन 0, अंग्रेजी में इसको इप्सिलॉन नॉट भी पढ़ा जाता है। क्या किया जाता है? इप्सिलॉन 0 या इप्सिलॉन नॉट। तो जो इप्सिलॉन 0 है इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। आपको बताया गया था कि अगर ये दोनों वायु या निर्वात में आवेश समुदाय आवेशकण वायु का निर्वात में नहीं है तो क्या किया जाएगा? इस सूत्र का स्वरूप आएगा F = 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के Q1 Q2/r², जहां के क्या होगा? उस माध्यम की परावैद्युतांक होगा। अब ये परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक एक आंकिक मान होता है। क्या होता है? एक आंकिक मान होता है। उस आंकिक मान को रख करके इस सूत्र को निकाला जा सकता है। अब अगला टॉपिक आपका आता है कि इस परावैद्युतांक का विभिन्न राशियों में मान कैसे होता है, क्या होता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि अगर धातु की चालक प्लेट है, क्या है? धातु की चालक प्लेट, तो उसका परावैद्युतांक K = इंफिनिटी होता है। पानी के लिए K = 86 होता है और वायु अथवा निर्वात के लिए K = 1 होता है, वायु या निर्वात के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक होता है एप्सिलॉन 0 का आपको निकालना है विमीय सूत्र। तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे? तो अगला टॉपिक आपका 1 नंबर का सवाल आता है एप्सिलॉन 0 की विमा। तो एप्सिलॉन 0 की विमा हम कैसे निकालते हैं बताइए? एप्सिलॉन 0 की विमा निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या चीज है? कूलाम के नियमानुसार F = 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। निकालना किसको? एप्सिलॉन 0 को। इसको इधर लाएं और इसको इधर ले चलें तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 = 1/4 पाई। अब क्या होगा? r² यहां है, Q1 Q2 और बाई r² और इनटू क्या हो जाएगा? F हो जाएगा।
अब सारी राशियों की बीमा रख दें तो इप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1/4 एक कांस्टेंट राशि है। तो ये कांस्टेंट राशि होने के कारण इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। तो Q की बीमा क्या होती है? A T। आप कहोगे ये कैसे होता है? तो Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। I की बीमा एम्पियर A और T की समय की बीमा कैपिटल T। तो ये हो गया AT और ये दूसरा वाला भी AT बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर माने दूरी की बीमा, तो L स्क्वायर और F ML/T-2 कन्वर्ज कर दीजिए। तो इप्सिलॉन 0 की बीमा बराबर नहीं लिखना है, की बीमा, इप्सिलॉन 0 की बीमा। तो इप्सिलॉन 0 की बीमा ये बराबर हो गई। अब देखो m यहां है, ऊपर कहीं m नहीं है, तो हो जाएगा m⁻⁻1। देखो यहां L स्क्वायर है, यहां L है, L क्यूब हो जाएगा, ऊपर कहीं L नहीं है, तो क्या हो गया? L⁻⁻3। अब देखो t की कंडीशन क्या है? यहां t पर -2 है और यहां t स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो t पर +2, यहां से ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये +2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? t⁴a²। ये आपको एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब अगला टॉपिक आपके बुक में तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र क्या हो गया? m पर -1 L पर -3 t⁴a²। ठीक है। अब इसका मात्रक भी अगर लिखना हो, इप्सिलॉन 0 का मात्रक, तो इप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखने के लिए क्या लिखोगे कि इप्सिलॉन 0 यहां लिखिए, इप्सिलॉन 0 का मात्रक, अगर इप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखना हो तो क्या लिखेंगे? किलोग्राम -1 मीटर -3 सेकेंड और 4 और एम्पियर स्क्वायर। ये आपको इप्सिलॉन 0 का मात्रक हो गया MKS पद्धति में। अब अगला टॉपिक आपके बुक में है कि अगर इन्होंने बताया कि अगर दो आवेश हैं और उन दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम है, क्या किया जाए? ध्यान दीजिए। अभी आपको कूलाम के नियम से बताया गया कि वायु अथवा निर्वात में रखे हुए दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर होता है 1/4 इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। और अगर ये परावैद्युत माध्यम में रखा गया है तो लगने वाला बल F के बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 इप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R²। अब क्या किया जाए? अब हम F/F के कर लेते हैं, F/F के। तो देखिए यहां से अगर हम F/F के करें तो इधर देखिए ये हो जाएगा, तो जब ये हो जाएगा तो ये पार्ट बचा 1/4 इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। ये वाला पार्ट पलट जाएगा क्योंकि ये हर में है, तो ये हो गया गुणे 4 इप्सिलॉन 0 के 4 इप्सिलॉन 0 के इंटू R² और बटे क्या हो गया? Q1 Q2। अब ये Q1 Q2 कट गया, R² से
आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया, यानी कि एफ अपान एफ के इज इक्वल टू क्या आ गया, के। ठीक, या एफ इज इक्वल टू के टाइम एफ के। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई दो आवेशित कण वायु अथवा निर्वात के में रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल बड़ा होता है अगर उनके बीच कोई माध्यम रख दिया जाए तब लगने वाले वैद्युत बल से। ओके, अगला टॉपिक आपका है कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो कि कूलाम के नियम का जरा सदिश स्वरूप आप देख लीजिए। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। यानी कि कूलाम का जो नियम है उसको सदिश रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो सदिश रूप में लिखने के लिए क्या किया जाएगा कि मान लीजिए कि ये जो वस्तु है इसको हम लिख रहे हैं Q1 और ये जो दूसरी वाली वस्तु है उसको लिख रहे हैं Q2। अब ये एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं और ये इनके बीच की दूरी r है। तो हमने जो सामान्य सूत्र लिखा था वह लिखा था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ये लिखा है। अगर हमको बल यहां ज्ञात करना है कि पहले द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल, तो F12 हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, F12, और यहां गुणाकार कर देंगे कि r कैप 21, उल्टा बल लगेगा तो क्या करेंगे r कैप 21 लिख देंगे। या इसको अगर हम और व्याख्यात करें तो यह हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे r क्यूब कर दो। यहां से हम क्या कर रहे हैं r क्यूब करके और यहां वेक्टर रूप में इसको लिख दे रहे हैं r21। अब आप सोचोगे कि ये r क्यूब कैसे कर दिया, ये फिर r कैप था तो वेक्टर रूप में कैसे लिख दिया। तो उसका एक फार्मूला आपको फर्स्ट में पढ़ाया गया था कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपान मॉड ऑफ वेक्टर a, और ये ऑलरेडी r स्क्वायर है इसलिए ये वेक्टर का मॉड है और मापांक में एक और मापांक का गुणा हो गया तो ये मापांक क्यूब हो गया और ये वेक्टर का स्वरूप हो गया। ये वाला फार्मूला यहां जब हमने रखा तो ये क्या हो गया कि वेक्टर r इज इक्वल टू हो गया r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r अपान मॉड ऑफ वेक्टर r का गुणा हो गया। ऐसे ही अगर हमको लिखना हो कि F21 क्या होगा तो F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, और ये हो क्या हो जाएगा r कैप 12। ओके, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r क्यूब। अब यहां क्या हो जाएगा वेक्टर r12। तो ये क्या हो गया कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हो गया, आपके बुक में दिया गया हुआ है। फिर कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या है, तो बताया गया कि दोनों आवेश एक दूसरे पर लगाने वाले बल जो होते हैं, दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगाया जाने वाला जो बल होता है वह मात्रा में बराबर और दिशा में विपरीत होता है। ये कैसे पता चलता है, इस सदिश स्वरूप के नियम से इस बात की जानकारी मिलती है। अब अगला टॉपिक आपका है कि और इसका क्या विशेषता है, नंबर 2
यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, यानी कि जो दोनों को मिलाने वाला आवेश को मिलाने वाली रेखा होगी, ये बल जो होगा वो ऐसे लगेगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा। अगला टॉपिक आपका बनता है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों की तुलना करनी है। आपको क्लास 9 से ही गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाया जाता है और दोनों की तुलना भी बता दी जाएगी। तो क्या होता है कि वैद्युत बल के लिए कूलाम का नियम क्या होता है? वैद्युत बल के लिए कूलाम का नियम वैद्युत बल के लिए कूलाम का नियम क्या होता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R² न्यूटन। और या इसको F इलेक्ट्रिक कर दो Fe, और F मास या F गुरुत्वाकर्षण Fg बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल G m1 m2 अपान R²। अब जब इनको दोनों को आप देखोगे, दोनों न्यूटन में हैं क्योंकि बल हैं, तो जब आप दोनों को देखोगे तो दो चीजें हैं। पहली चीज, दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहे हैं, यानी कि यहां Fe प्रोपोर्शनल टू क्या है? Fe प्रोपोर्शनल टू 1/R², Fe proportional to 1/R² and also Fg is proportional to 1/R², यानी कि Fe और Fg दोनों एक दूसरे के 1/R² के प्रोपोर्शनल है, यानी दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। और क्या है कि यहां जो वैद्युत बल है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। वैद्युत बल है वो क्या है? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो जब वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तो उसी प्रकार गुरुत्वीय बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। यहां सार्वत्रिक नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, यहां नियतांक कैपिटल G होता है। लेकिन जो वैद्युत बल है यह बल आकर्षण बल भी हो सकता है, आकर्षण, और ये प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह सदैव आकर्षण बल होता है। क्या चीज होता है? सदैव आकर्षण बल होता है। ये चीज हो गई। अब क्या क्या चीजें हुई कि पहले ही समानता हो गई कि दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, पहली समानता हो गई। दूसरी समानता हमने क्या बताया कि ये आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या हो गई कि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, लेकिन जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह सदैव केवल आकर्षण बल होता है। अब इस आकर्षण और प्रतिकर्षण होने और सदैव आकर्षण होने में क्या चीज अंतर आती है? बात यह स्पष्ट होती है कि जो नोट बनेगा वो ये हो जाएगा नोट, चूंकि वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं।
जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सदैव आकर्षण बल होता है, यानी कि जो द्रव्यमान होता है वो केवल एक प्रकार का होता है, वो दो प्रकार का नहीं होता है। लेकिन जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण बल भी होता है, प्रतिकर्षण बल भी होता है। या इस बात का द्योतक है कि जो वैद्युत बल है वो इस बात का द्योतक है कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कभी धनात्मक आवेश होंगे और कभी ऋणात्मक आवेश होंगे। अगला चीज है कि कूलाम के नियम का महत्व। तो कूलाम के नियम का मोटा मोटा दो ही महत्व आप समझ लीजिए। अगला टॉपिक है कूलाम के नियम का महत्व। अब कूलाम के नियम का महत्व क्या चीज है? तो कूलाम का नियम जो होता है वह 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि बहुत लघु दूरी। कूलाम के का नियम 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के अनंत दूरी तक के बीच लागू होता है, यानी कि यह छोटी दूरियों से लेकर के बड़ी दूरियों सबके बीच समान रूप से कार्य करता है। कूलाम के नियम का सबसे बड़ा महत्व यही होता है। अगला चीज आपका है कि वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या चीज होती हैं? नेक्स्ट टॉपिक आपका है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं आपको हाई स्कूल में पढ़ाया गया था चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाओं में क्या बताया गया था कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के चारों तरफ खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करते हैं। एकदम सेम परिभाषा वैद्युत बल रेखाओं की होती है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं। निष्कोण माने कि जिसमें कोण ना हो, निष्कोण वक्र हैं जिस पर कोई एकांक पृथक्कृत धन आवेश गति करता है। क्या लिखना है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो आप बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर कोई एकांक पृथक्कृत धनावेश गति करता है। एक बार फिर से कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो कि जिस पर एकांक पृथक्कृत धनावेश गति करता है। अब निष्कोण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काट रही तो यहां कोण बनता है, लेकिन अगर आप एक वृत्त बनाएं तो इस वृत्त में कहीं भी कोई कोण नहीं दिखाई देगा। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो ऐसे कर्व का निर्माण करती हैं कि जिसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कोण नहीं बनता है। ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं कैसे आवेशों पर दर्शाई जाती हैं उसको हम बता देते हैं
इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है, इसलिए दो प्रकार के आवेशों से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की प्रवृत्ति दो प्रकार होगी। देखिए जरा, कि जैसे मान लीजिए कि ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, तो धन आवेश पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह त्रिज्यतः बाहर की तरफ होती हैं। कैसी होती हैं? त्रिज्यतः बाहर की तरफ। ऐसे चित्र में देखिए, ये बल रेखाएं त्रिज्यातः हैं, त्रिज्या के अनुदिश हैं, और ये कैसी हैं? बाहर की तरफ हैं। ये क्या है? धन आवेश है। और अगर ऋण आवेश है तो क्या होगा? ऋण आवेश बना के देख लीजिए, ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश पर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह त्रिज्यतः अंदर की तरफ होंगी, यानी कि ये बाहर से अंदर आती हैं और वो अंदर से बाहर जाती हैं। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश में आकर के समाहित होती हैं, जबकि धन आवेश से बाहर निकलती हैं। ये कौन सा हो गया? ऋण आवेश हो गया। कंपटीशन में आपको एक चीज बार बार पूछता है, ये वैद्युत बल रेखाएं बना देगा, बीच से ये आवेश का चिन्ह गायब कर देगा। आपसे पूछेगा कि ये कौन सा आवेश है, ये कौन सा आवेश है, तो आप स्पष्ट हो जाएं अब कि धन आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की तरफ होती हैं और ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः अंदर की तरफ होती हैं। ओके, अब इन वैद्युत बल रेखाओं को कैसे दर्शाया जाएगा? अगर दो आवेश पास पास में धन आवेश है, एक धन एक ऋण आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाओं को कैसे दर्शाया जाएगा? जरा सबको देख लीजिए कि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश के बीच वैद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं। तो देखिए, ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, और ये दूसरा क्या है? ये ऋण आवेश है। अब वैद्युत बल रेखाएं ऐसे कार्य करेंगे, देखिए। अब यहां धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं, तो बाहर की तरफ तीर का चिन्ह बना दीजिए। और ऋण आवेश में क्या होती हैं? इसके अंदर जाती हैं, तो ऐसे इसका चिन्ह बना दीजिए। अब क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में जाकर के समाहित हो जाती हैं। ये निष्कोण वक्र बना रही हैं, कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर एक दूसरे को किसी स्थान पर काटेंगी तो वहां वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो ये धन आवेश से निकली, ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो गई। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी कि धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं, ऋण आवेश में जाकर के समाहित हो जाती हैं। अगर ये धन और ऋण आवेश हैं तो इस प्रकार से। अगर दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के समीप रख दिए जाएं, मान लीजिए जो धन धन रख दिए जाएं, तो जब दो धन धन रेखाएं रख दी जाएंगी, धन धन आवेश रख दिए जाएंगे, तो ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बनेंगी। इसमें भी बाहर की तरफ निकलेंगी। अब क्या हालात बनेंगे कि चूंकि ये दोनों समान प्रकार की रेखाएं हैं, धनावेश से निकली हुई रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को दूर फैलाने का प्रयास करेंगी। बल रेखाएं हर जगह पर क्या होती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, दूर फैलाने का प्रयास करती हैं, तो यहां पर दूर फैलाने का प्रयास करेंगी।
और इनके बीच में एक ऐसी जगह मिलेगी कि जहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अब अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, यहां तक आपको आज पढ़ा लिया जाए। अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होंगे? तो आपकी बुक में जितने गुण दिए गए हैं उतना गुण हम लिखा देते हैं। पहला चीज है कि ये रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। पहला गुण क्या हुआ कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर आकर के समाप्त हो जाती हैं। चित्र में आपको स्पष्ट किया था कि इधर धन आवेश था, इधर से बल रेखाएं निकल रही थी, इधर ऋण आवेश था, इसमें जाकर के समाहित हो रही थी, इसमें से निकलने का तीर बन रहा था। उसके बाद क्या है दूसरा कि बल रेखाएं बल रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो जो बल रेखा आपकी बनी थी उस पर अगर कहीं भी आप स्पर्श रेखा खींच देंगे तो स्पर्श रेखा पर धन आवेश पर जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत बल की दिशा को दर्शाती है। तीसरी चीज क्या होती है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे लंबाई में सदैव सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। सिकुड़ने का प्रयास करने का मतलब क्या है कि जैसे दो हाथों के उंगलियों के बीच में रबड़ ले लीजिए, रबड़ को खींचेंगे तो रबड़ क्या करेगा? अपनी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करेगा। तो जैसे रबड़ सिकुड़ने का प्रयास करता है वैसे वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जबकि यह एक दूसरे को अपने अभिलंबवत दिशा में प्रतिकर्षित करती हैं, दूर करती हैं। इसीलिए विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, क्योंकि वो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करेंगी तो एक दूसरे को खींचेंगी, आकर्षण बल लगेगा। जबकि दो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। और भी कोई चीज इसमें है लचकदार डोरी, ठीक है, एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करती हैं। तो ये इतना गुण हो गया आपका आज वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कक्षा में, अगले सेशन में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके बारे में चीजें पढ़ाई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।